Hello students, this is Prem Shekhawat and this video lecture is for class 10 students who are preparing for their board exam 25. Okay, and today we are going to learn the very first poem from the syllabus, the book First Flight, that is Dust of Snow. Okay, so आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी बुक में इस पोएम को ओपन कर लीजिए, देन वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं. डस्ट ऑफ स्नो, दिस ब्यूटीफुल the very short poem is composed by Robert Frost. Now you don't have to write that this poem is written by. Basically you have to use the term composed by. Compose means to integrate the words and put them in the form of stanza. Okay. Now ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, देखिए बेसिकली हुआ क्या है, 1923 में रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक बहुत फेमस पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुई है न्यू हैम्पशायर के नाम से, एंड फॉर द वेरी सेम पोएट्री कलेक्शन उन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला है. उसी पोएट्री कलेक्शन में से जो एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो हमारे सिलेबस में इंक्लूड की गई है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. नाउ अब आपको क्या विजुअलाइज करना है, एक हेमलॉक ट्री है. ओके, मैं आगे पोएम में डिस्कस करूंगा हेमलॉक ट्री के बारे में. उसके ऊपर एक क्रो पर्च करता है, PERCH पर्च करता है क्रो, और उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है उस पेड़ के ऊपर, उसके लीव्स ब्रांचेस सभी जगह पर वहाँ पर बर्फ से वो कवर्ड है. व्हेन दैट क्रो मेक्स मूवमेंट, कुछ वो मूवमेंट्स वहाँ पर करता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर शिफ्ट होता है, तो उस पर जो जमी हुई बर्फ है उसके जो फ्रोजन पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं. ओके, नाउ अब देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है. वहाँ पर रॉबर्ट फ्रोस्ट बैठा हुआ है. ओके, जो हमारा पोएट है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, एंड फॉर अननोन रीजन वो थोड़ा रिग्रेट में है, निराश है, डेस्परेट है, वो परेशान है किसी चीज़ को लेकर. ठीक है, और वो पूरे दिन भर से लंबे समय से अपने वक्त को वहाँ पर जाया कर रहा है. ठीक है, समय अपना कंज्यूम कर रहा है और कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा. उसने अच्छा खासा दिन अपना बर्बाद कर दिया. सो नाउ द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो. क्रो आता है हेमलॉक ट्री के ऊपर, कुछ मूवमेंट्स करता है, बर्फ नीचे गिरती है. पोएट के ऊपर जब वो बर्फ गिरती है एकदम से वो मूड से बाहर आ जाता है. And he realized, second stanza, what does it say? Has given my heart a change of mood. मेरा मूड ही ट्रांसफॉर्म कर दिया. जैसे ही मेरे ऊपर वो ठंडी ठंडी बर्फ गिरी, मेरा मूड ट्रांसफॉर्म हो गया. And saved some part of the day I had rued. और मैं जिस दिन को पूरा बर्बाद कर रहा था, उसे वेस्ट कर रहा था, रिग्रेट में, रिमोर्स में, परेशान था, डेस्परेट था, चुपचाप बैठा हुआ था, कोई काम कर नहीं रहा हूँ मैं. ठीक है, तो पूरे दिन को मैं बर्बाद कर रहा हूँ, उसे रिग्रेट में ही मैं उसे पूरा कंज्यूम कर रहा हूँ. तो अब जो बचा हुआ समय है उसे शायद मैं कुछ प्रोडक्टिव काम में यूज कर पाऊँ. ओके, तो उसका वो अपने उस सैड मूड से, उस सॉरो मूड से बाहर आ जाता है. बेसिकली इतनी सी पोएम है. नाउ अब हम उसकी थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं इस पोएम की, कि बेसिकली यहाँ पर क्या डीप मीनिंग गिवन है. सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन से बर्ड की बात हो रही है, क्रो की बात हो रही है. तो क्रो की कुछ एट्रीब्यूट देख लेते हैं. क्रो का लुक कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा ओमिनस लुक होता है, बिल्कुल अशुभ, अमंगलकारी, कहीं भी वहां पर पॉजिटिविटी आपको डिसन नहीं होती है. उसकी आवाज़ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा श्रील होती है, कर्कश होती है, कोई उसमें कोई मेलोडी या कोई स्वीटनेस नहीं होती. तो ना तो उसका लुक अच्छा है, ना ही उसका कलर पॉजिटिविटी को कन्वे करता है. कलर की बात करें तो बिल्कुल ब्लैक कलर होता है, चाहे क्रो की बात करें या रेवन की बात करें, कोई वाइब्रेंसी कलर में, कोई प्यारे प्यारे मनमोहक कलर नहीं होते हैं. तो सारी की सारी चीज़ें निगेटिविटी से एसोसिएट करती है. ओके, अब इसके साथ इसके लुक, आवाज़, क्रो की जो आवाज़ होती है, उसके लुक होते हैं, उसके साथ कुछ निगेटिविटी या कुछ ओमेंस एसोसिएट कर दिए गए, कुछ नकारात्मक लक्षण एसोसिएट कर दिए गए. वो नकारात्मक लक्षण कौन सा है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर. फियर, मीन्स क्रो अपने साथ फियर लाता है. सिकनेस, मिसफॉर्चून की कोई अमंगलकारी या कोई अशुभ घटना आपके साथ घटित होने वाली है. व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम, तो आपने देखा होगा ग्रेवयार्ड में, नेक्रोपोलिस की या कब्रिस्तान की बात करूँ, कोई हॉरर मूवी में, तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि कोई डेड बॉडी है या कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, वहाँ पर जो क्रोज है वो आवर कर रहे हैं, तो ये डेथ को एसोसिएट करता है, ग्रेवयार्ड को एसोसिएट करता है. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, जो कि क्रो के साथ एसोसिएट होते हैं. ये तो हमने बर्ड की बात कर ली. बट जब पेड़ की बात करते हैं कि पेड़ कौन सा यूज किया है पोएम में उन्होंने, वो हेमलॉक ट्री है. अगेन हेमलॉक भी एक पॉइजनस ट्री है. ठीक है, उसके साथ कौन कौन से जो एसोसिएशंस है, एट्रीब्यूशंस है, डेथ, मेलंकोली, मेलंकोली मीन्स नकारात्मकता, निराशा, अशुभ, अमंगलकारी, सोरो, दुख, दर्द, तकलीफ, रेग्रेट, डेस्पिरेशन, निराशा, एमलेस, होपलेस. बिल्कुल, आप तो ये हेमलॉक ट्री भी आपका नेगेटिव एट्रीब्यूशंस लाता है और क्रो भी नेगेटिव एट्रीब्यूशंस लाता है. नाउ इन दोनों को यूज करके पोएट कन्वे क्या करना चाहता है, बट ये कन्वे करना चाहता है, हम वो थीम में देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में आपको थीम दिखाई दे रही होगी. देखिए
भले सोसाइटी इनको निगेटिव कंसिडर करती हो, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए तो इन्होंने उसका दिन बचाया ना, उसका जो दिन वो पूरा स्पॉइल कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया क्या है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। हम जिन्हें निगेटिव मानते हैं वो भी हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो यहाँ पर हम थीम चेक कर लेते हैं। पहली थीम है हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, कि आप कितने भी निराश हो, कितने भी डेस्परेट हो, आपको कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा हो, किस चैनल में जाना है, लेकिन नेचर के पास, व्हेन यू गो क्लोज टू नेचर, चाहे वो रिवर हो, फ्लावर्स हो, बर्ड्स हो, सन हो, मून हो, ये आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती है कि हर चीज़ को हील किया जा सकता है। आपको पेशेंस रखना है और एक पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। हर चीज़ को हील और क्योर आपकी नेचर कर सकती है। दूसरी थीम है कि हमें छोटी छोटी जो एलिमेंट्री थिंग्स होती है लाइफ में, उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ता है, उन्हें आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। क्रो एक छोटा सा बर्ड है, हेमलॉक ट्री अब देखे तो कोई खास चीज़ हुई नहीं, लेकिन पोएट ने उसमें से कितने डीप मीनिंग को ड्रॉ किया है, ठीक है, कि मुझे एक पॉजिटिविटी मिली और मैं जिस पूरे अपने दिन को स्पॉइल कर रहा था, उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा था, डिस्ट्रक्ट कर रहा था पूरे दिन को, अपनी लाइफ को, तो बिल्कुल मूड चेंज में अपने मूड को चेंज करता है, स्विंग करता है और बिल्कुल एकदम पूरी पॉजिटिविटी के साथ में कहता है कि ठीक है मैं लाइफ में मूव ऑन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड जो आपकी थीम है पोएम की, निगेटिविटी के बीच में आपको पॉजिटिविटी की तलाश में रहना है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन यहाँ पर थीम्स इस पोएम में है। क्लियर? निगेटिविटी के बीच में आपको पॉजिटिविटी की तलाश करनी है, एलिमेंट्री थिंग्स के जो उसके इंपॉर्टेंस है आपको उसको अपनी लाइफ में कन्वे करना है, और नेचर के ऊपर आपको भरोसा रखना है। हर चीज़ को हील किया जाता है, हर चीज़ को क्योर किया जाता है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब ये पोएम लिखी है तो हमने पोएम पूरी समझी, अब आप राइटिंग स्टाइल को पकड़िए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का राइटिंग स्टाइल क्या है। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, कहीं भी पोएम में कोई कंफ्यूजन नहीं, देयर इज नो रूम फॉर एम्बिग्यूटी, नो रूम फॉर कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बहुत ज़्यादा पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स बना दियो। इवन कोई भी साधारण जो बिगिनर है वो भी पोएम को पढ़ेगा, उसको ईजिली समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल पोएम। ड्रामेटिक क्वालिटी, यहाँ पर मैं आप फ्रेज की बात करूँ, आप देखिए यहाँ पर कितना शानदार ड्रामा क्रिएट किया गया है कि बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है लेकिन बर्ड आपकी बिल्कुल कैसी है, ब्लैक। ओके, ब्लैक ऑब्जेक्ट को वाइट बैकग्राउंड में ईच किया गया उसको, ठीक है, उसे एम्बेड किया गया है और एक बहुत बढ़िया सा सीन जनरेट किया गया है, ठीक है। फिलोसॉफी जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, मतलब पोएम में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, निगेटिविटी भी नहीं रहेगी, बिल्कुल पेसिमिस्ट के जीवन से हताश हो चुका हूँ भाई अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिविटी कि भाई मैं तो आसमान का सीना चीर दूंगा और ऐसा कुछ कर दूंगा। बिल्कुल बैलेंस्ड है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, कंसर्न्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, हम परेशान होते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम हमें मूव ऑन करना रहता है और किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को पॉजिटिविटी अपनी स्पिरिट में, अपने कंसाइंस में उतार के हमें लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है। वी आर हैविंग नो अदर ऑप्शन। फोर्थ आपकी जो फीचर की बात की, मेटाफिजिकल एलिमेंट। मेटाफिजिकल एलिमेंट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एक तो आपका फिजिकल वर्ल्ड होता है जो लेमन पर्सन भी देख सकता है, सामान्य मनुष्य को भी समझ में आता है। एक उनके पीछे छिपी हुई जो डीप चीजें होती है, जो प्रोफाउंड अंडरस्टैंड होती है, जो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड मैनर में डीप तरीके से व्यक्ति समझता है, इन्हें कहा जाता है मेटाफिजिकल एलिमेंट्स। एक बर्ड है क्रो, एक ट्री है हेमलॉक ट्री, लेकिन उसके पीछे कितने प्रोफाउंड मीनिंग्स हैं वो एक इंटेलेक्चुअली ड्रॉ करता है, तो इन्हें कहा जाता है मेटाफिजिकल एलिमेंट्स। और लिरिकल फॉर्म तो है ही, आप जब पोएम को पूरा पढ़ेंगे फर्स्ट सेंस का राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। आप लास्ट वर्ड को देखिए तो आप राइमिंग स्कीम पकड़ पाएंगे, ए बी, दैट इज क्रो स्नो, मैच हो रहा है। और सेकंड और फोर्थ लाइन मी ट्री, ए बी। फिर सेकंड स्टेंजा हार्ट पार्ट, ये दोनों सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मूड रूट इन्हें डी से रिप्रेजेंट करते। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी। ओके, नाउ एट द लास्ट लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन पोएटिक डिवाइसेस। पूरी पोएम आपने पढ़ी है, सबसे पहले यहाँ पर पोएटिक डिवाइस गई है इमेजरी। पोएट ने जब इस पोएम को कन्वे किया गया तो एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट की। एक वाइट बैकग्राउंड है, हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, चिंतित है, तो एक इमेज जनरेट की गई है। तो पहला पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर इमेजरी। सेकंड है एलिट्रेशन, जब वर्ड रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। आपने लाइन में पढ़ा होगा, सेकंड देखिए आप, हैज़ गिवन माई हार्ट, सेकंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ में एच आ रहा है, हार्ट में एच आ रहा है, एलिट्रेशन। सेव्ड सम, सेकंड लास्ट लाइन, सेव्ड सम, दोनों में स आ रहा है वहां पर, तो यहां पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, ठीक है। देन सिंबोलिज्म तो अगेन है ही, हेमलॉक ट्री कुछ चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है और क्रो भी कुछ अदर चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है, तो सिंबोलिज्म है यहाँ पर, क्रो भी कुछ चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है और हेमलॉक ट्री भी कुछ नेगेटिव चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है, तो ये बहुत ईजी है। फोर्थ पोएटिक डिवाइस दैट इज एंजममेंट। नाउ एंजममेंट क्या होता है, जब किसी पोएम में हम एक लाइन से दूसरी लाइन पर शिफ्ट होते हैं और किसी प्रकार का पंक्चुएशन ना यूज करें, मतलब हम आराम से एक लाइन से दूसरी लाइन पर शिफ्ट हो रहे हैं,
इजीली, और एक सेंटेंस चले जा रहा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, है पूरा एक ही सेंटेंस में 4 लाइन में उसे स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है। तो बिना पंक्चुएशन के व्हेन वी गेट शिफ्ट टू नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कहलाती है एंजम्मेंट, ओके। मेटाफर थर्ड लाइन में यूज हुआ है, जहां पर डस्ट कहाँ है, यहाँ पर कोई रेत थोड़ी ना है, फ्रोजन पार्टिकल्स को डस्ट कहा गया है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हम जब रिलेट करें तो उसे कहा जाता है मेटाफर। यहाँ पर फ्रोजन पल्स को सैंड कहा गया, डस्ट पार्टिकल्स कहा गया है। तो ऐसी जगह जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है वो मेटाफर यूज होती है। देन एजोनेंस, एजोनेंस यानी जब भी कोई वोवेल साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, वोवेल साउंड किसी भी लाइन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर एजोनेंस यूज हुई है। अब ये कौन सी लाइन में यूज हुआ आप देखिए, सेकंड लाइन देखिए, शूक डाउन ऑन मी, पूरी लाइन में आपको ओ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा उठकर आएगा, शूक डाउन ऑन मी। तो जब वोवेल साउंड बहुत ज़्यादा उठकर आए तब वहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज होती है एजोनेंस, ओके। सो स्टूडेंट, इट वाज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच।